हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हम वही अपना प्रोसेस जो पिछले लेक्चर में पढ़ते हैं एक बार उसको रिवीजन करते हैं, फिर आगे के लेक्चर में बढ़ेंगे, है ना। तो जिससे हमें क्या होता है कि याद आ जाता है कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसके आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। और क्या करना है, आप सबको अपनी नोटबुक जहाँ तक आपने नोट किया है, मतलब बनाया है, नोट्स बनाए हैं, उसको भी खोल के रख लेना है जिससे बेहतर तरीके से समझ आए। बात क्लियर है? ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था SN1 और E1 दोनों में अंतर क्या होते हैं, दोनों की अभिक्रियाएं कैसे हो रही थी और कौन सी अभिक्रियाएं समान थी, पढ़ा था। आज भी उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने SN1 और E1 का पहला स्टेप जो था समान था, वो देख लिया था, एक जैसा था। दूसरा स्टेप जो था उसमें थोड़ा सा चेंज था। क्या था? दूसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज था। क्या चेंज था? SN1 में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक रागी कोई भी पदार्थ आकर क्या कर रहा था, कार्ब धनायन पर आक्रमण कर रहा था ना, ठीक है। लेकिन जो हमने E1 पढ़ा था, E1 मतलब विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया के पहले पार्ट E1 में क्या हुआ था, एक हाइड्रोजन पदार्थ टूटकर बाहर जा रहा था। दूसरे स्टेप में थोड़ा सा बदलाव था ना, ठीक है ना। तो आज उसके आगे ही हम पढ़ेंगे, उसके आगे ही आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थोड़ा पहले स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे जिससे हमें और बेहतर तरीके से समझ आता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है, देखते हैं क्या पढ़ेंगे। इसको हम फिर से एक क्वेश्चन के तौर पर या फिर एक पॉइंट के तौर पर समझेंगे, एक पॉइंट के तौर पर क्या करेंगे समझेंगे। देखो क्या करते हैं हम, कोई फिर से एक हेलो एल्केन का कोई एक स्ट्रक्चर लेते, ठीक है, ले लेते हैं। देखो हम हेलो एल्केन का कोई एक स्ट्रक्चर लेते हैं, ये ले लिया CH3 और फिर से CH3, और यहाँ पे CH इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमें लगाना है कोई भी हेलोजन। क्या लगाना है? कोई भी हेलोजन लगाना है। देखो यहाँ पे हेलो एल्केन सिंगल बॉन्ड है ना, क्लियर है, ठीक है। अगर हेलो एल्केन है तो इस हेलो एल्केन में परिवर्तन क्या होता है E1 और SN1 में, यही देखना है। E1 और SN1 में परिवर्तन क्या होता है और किसकी उपस्थिति में होता है, ऐसा कौन सा पदार्थ आता है जो इसे तोड़ फोड़ के या फिर इसे तहस नहस करके चला जाता है। कौन सा था? कल ही हमने बताया था, पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था, एक दुर्बल क्षारक था। कौन था? दुर्बल क्षारक था। कौन सा दुर्बल क्षारक? जो प्यार का दुश्मन हमने पढ़ाया था ना, CH3OH, दुर्बल क्षारक था ना, वही क्या कर रहा था, इस हेलो एल्केन को तोड़ फोड़ के चला जा रहा था। तोड़ फोड़ के मतलब इस जो ये जहाँ पे हमें हेलोजन दिखाई दे रहा ना, इसको बाहर निकाल के जा रहा था। चलो देखो निकालो कैसे निकलेगा, क्या होगा। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे। उपस्थिति वही दुर्बल क्षारक, क्या? CH3OH दुर्बल क्षारक है, उपस्थिति है इसकी। और यही दुर्बल क्षारक क्या है, हमने क्या बताया था, यही दुर्बल क्षारक क्या है भैया, यह है प्यार का दुश्मन। क्या है? प्यार का दुश्मन मतलब ये क्या करता है, ये तोड़कर अलग करता है, ठीक है ना। लिख दिया, लो हमने लिख भी दिया, प्यार का दुश्मन, ठीक है ना। अब क्या तोड़ के अलग करेगा, तोड़ के क्या अलग करेगा ये भी हमने बताया था। क्या तोड़ेगा? हेलोजन पदार्थ। हेलोजन को क्या करेगा? तोड़ देगा। हेलोजन को जैसे ही तोड़ेगा मतलब ये बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा? ब्रोमीन निकलेगा। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर अगर है तो फिर आगे बनेगा क्या बनेगा, यहाँ से ब्रोमीन टूटेगा ना, ब्रोमीन ही तो बाहर निकलेगा ना। बाकी अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो हमने दिखा दिया। अब इस पर यहाँ पर एक क्या होगा, एक जो इसका मतलब बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो इस पर चार्ज काहे का आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, ठीक है। देखो क्या बचेगा? CH3 बचेगा। लिख दिया भैया CH3। CH आगे था ना, ठीक है, लिख दिया। उसके आगे CH3 था, लिख दिया। देखो लिख दिया। अब क्या हुआ, ये वाला जो बॉन्ड टूटा, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री। इस पर तो निगेटिव चार्ज होता है जो दिखा दिया। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है,
है ना, कर सकता है, दे सकता है ना, तो क्या होगा, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, हमें क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा, हमें दिखाई दे रहा है कार्बन आयन का निर्माण। क्या हुआ दिखाई दे रहा, कार्बन आयन का निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना, ठीक है। कार्बन आयन का अगर निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा ना, तो यहां तक क्या था दोनों में, यहां तक दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों में एक चीज कॉमन थी, चाहे वो E1 हो या फिर SN1 हो, यहां तक दोनों में एक चीज कॉमन थी, क्या, कि जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था दोनों में ऐसे ही था, दोनों में फर्स्ट स्टेप क्या था, एक ही था, इसी प्रकार से हो रहा था। क्या हो रहा था, देखो लिख भी दें, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे फाइंड करके चलो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, SN1 तथा E1 में, SN1 तथा E1 में क्या था, ये दोनों, ये वाला स्टेप क्या था, ये वाला स्टेप क्या था, बराबर था, समान था, है ना। SN1 तथा E1 में ये स्टेप क्या था, इक्वल था, बराबर था या समान था, ये स्टेप एक समान थे, एक समान थे, कर लो था, एक समान था, ठीक है, एक ही स्टेप था। तो ये वाला स्टेप क्या था, चाहे वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो E1, है ना, एक अणु विलोपन अभिक्रिया, या फिर हमारी जो SN1 की अभिक्रिया थी, दोनों में क्या था, ये वाला स्टेप समान था। कल भी पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था, और आज भी हमने बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। अब देखो, असली शुरुआत आज की यहीं से होती है, यहीं से आपकी क्या होगी, आज की असली क्लास स्टार्ट होगी। अब क्या होगा, दोनों में जो कार्बन आयन बना था, दोनों में कार्बन आयन का जो निर्माण हुआ था ना, ये कार्बन आयन का जो निर्माण हुआ था, क्योंकि दोनों में स्टेप समान थे, तो दोनों में ही कार्बन आयन का निर्माण होगा। और जब कार्बन आयन का निर्माण हुआ था, हमने बताया था कार्बन आयन में एक में क्या होता है, अधिक तापमान की आवश्यकता। कल बोला था कमेंट करना, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया है, अधिक तापमान कम तापमान बोला था, याद है ना, वो याद है कि जो ये कार्बन आयन बना था, देखो यहाँ पे कार्बन आयन बना था, यहाँ पे लिख दें हम, ठीक है, लिखो CH3 CH और CH3, और इस पर था पॉजिटिव चार्ज था ना, तो यहाँ पे लिख दे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, लिख दिया। ये बना था कार्बन आयन, और हमने बताया था SN1 की क्रिया और E1 की क्रिया में क्या हो रहा था, ताप में दोनों में अंतर था, दोनों के तापमान में अंतर थे जब ये अभिक्रिया हो रही थी। और हमने ये भी बताया था किस कारण से थी ये अभिक्रिया के, इस अभिक्रिया में जो ये अभिक्रिया हो रही थी, इसमें तापमान में अंतर किस कारण से था, बताया था। फिर से बता देते हैं, आज फिर से बता देते हैं, देखो ये दो हमने ऐसी अभिक्रिया कर दी, चलो ऐसी दो अभिक्रियाएं कर दी। पहली कर लेते हैं E1 की, यहाँ पे हमने E1 की कर ली, और यहाँ पे कर ली SN1 की, करो। हमने बताया था कि जो E1 था, E1 उसमें हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन बाहर निकाला जा रहा था। इसमें क्या था, हाइड्रोजन यहाँ से क्या किया जा रहा था, बाहर निकाला जा रहा था। लो, आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी अलग कर लेते हैं हाइड्रोजन अलग। देखो यहाँ पे 2 कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, हाइड्रोजन अलग कर लिया, है सेम ही, CH3 ही है, लेकिन हाइड्रोजन को अलग दिखा लिया। E1 में काम आएगा। देखो क्या हो रहा, अब E1 में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में बाहर निकाला जा रहा था, और बाहर निकाला जाएगा मतलब क्या होगा, अगर कोई भी हाइड्रोजन, कोई भी तत्व या पदार्थ बाहर निकाला जाएगा तो क्या होगा, तो होगा अधिक ऊर्जा। अच्छा, बाहर निकाला जाएगा, अपने आप से तो नहीं निकल रहा ना, निकाला जा रहा है, मतलब अधिक ऊर्जा देनी पड़ रही है ना, तो अधिक तापमान की आवश्यकता होती है ना, अधिक तापमान की आवश्यकता। तो E1 में क्या होगा भैया, हमने बताया था, याद कर लेना, E1 में क्या है, अधिक तापमान की आवश्यकता का है कि अधिक तापमान की आवश्यकता। और SN1 में क्या है, हमने बताया था, कोई भी न्यूक्लियोफिली का नाभिक आगे आकर क्या हो रहा था, कार्बन आयन से जुड़ रहा था अपने आप से, और अपने आप से क्रिया हो रही थी ना, तो उसमें कम तापमान की आवश्यकता होगी, काहे की होगी, कम तापमान की आवश्यकता होगी। देखो SN1 में क्या होगा, कम तापमान की आवश्यकता होगी ना, कम तापमान की आवश्यकता। बात क्लियर है भैया, यहाँ तक बात क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तभी समझ आएगा भैया, हार्ड टॉपिक है। देखो आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे ही हम SN1 में ये अभिक्रिया करेंगे,
तो अब हम SN1 की पहले क्रिया देख लेते हैं। ये क्या करेगा, ये कार्बन आयन से कम तापमान लेकर SN1 क्या करेगा, हमने बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा, SN1 में यही था, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा और वो क्या करेगा, अटैक करेगा इस पर, कार्बन आयन पर, बताया था। फिर से देखो, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आएगा इस SN1 पर और क्या करेगा, अटैक करेगा किस पर, कार्बन आयन पर। देख लो भैया, देखो ये कार्बन आयन था, इस पर हमने यही वाला जो हमारा प्यार का दुश्मन था CH3OH, ये ले लिया एक न्यूक्लियोफिलिक, और ये न्यूक्लियोफिलिक कहोगे सर जी ये तो क्या है, इसमें OH दिखाई दे रहा ना, तो प्लस ना माइनस, चलो ठीक है ना, हाइड्रोजन को कर देते हैं विस्थापित और इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, आ जाएगा ना, ये न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। और यही न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अब यही न्यूक्लियोफिलिक करेगा इस वाले कार्बन आयन पर आक्रमण, क्या करेगा, इस वाले कार्बन आयन पर आक्रमण। और SN1 में हमने क्या बताया था, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अगर कार्बन आयन पर आक्रमण करता है तो क्या होता है, या तो वो आगे से आक्रमण करेगा या फिर पीछे से आक्रमण करेगा, दोनों स्थितियों में होगा ना आक्रमण। हमने बताया था 50% चांस था कि वो आगे से आक्रमण करेगा और 50% चांस था वो पीछे से आक्रमण करे। बात क्लियर है, ठीक है। देखो यही हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, लिख देते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो अब दूसरा भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिक हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक ही है। अब ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा CH3O जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, इधर से भी अटैक कर सकता है डायरेक्ट और इधर से भी अटैक कर सकता है डायरेक्ट, पीछे से भी कर सकता है ना। दोनों स्थितियों में क्या था, दोनों स्थितियों में 50-50% चांस था कि वो आगे से आक्रमण करे या पीछे से आक्रमण करे। बात क्लियर है ना भैया, बात क्लियर है, ठीक है। देखो अब ये क्या करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक ये क्या करेगा, ये जाएगा, पहले पीछे से कर लो, आगे से कर लो, CH3 क्या बनाएगा, CH3 CH और CH3। अभी क्या कर रहा है, सीधे आक्रमण, नीचे से आक्रमण कर रहा है ना, तो आके जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आकर क्या जुड़ेगा भैया, यहाँ पे जुड़ेगा OCH3, जुड़ गया। ये स्थिति कहाँ पर कब संभव है, जब ये सीधा आक्रमण करे, आगे से मतलब 50% चांस है कि वो आगे से आक्रमण करेगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं ऊपर। दूसरी स्थिति में क्या है कि भैया ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है ना, ठीक है, कर सकता है। तो CH3 CH और CH3 हमने नीचे से आक्रमण किया था, अब की बार क्या कर सकता है, ऊपर से आक्रमण कर सकता है ना। तो क्या है, दोनों में भैया 50% चांस है कि भैया ये पीछे से भी आक्रमण कर सकता है और ये आगे से भी आक्रमण कर सकता है। बात क्लियर है, समझ आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही आराम से थोड़ा पढ़ते चलिए ना मेरे साथ, सब कुछ खत्म कर देंगे धीरे धीरे, बस समझ आता रहे, समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। तो देखो SN1 की क्रिया में क्या हो रहा था, जब हम कम तापमान दे रहे थे, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा था किस पर, कार्बन आयन पर, और जब भी कार्बन आयन पर आक्रमण कोई न्यूक्लियोफिलिक कर रहा था तो 50% उस अभिक्रिया के दौरान चांस था कि वो न्यूक्लियोफिलिक आगे से आक्रमण करता है और 50% चांस था वो पीछे से आक्रमण करता है। बात यहाँ तक क्लियर है, बात क्लियर है। अब E1 की दूसरी रिएक्शन में या E1 के दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, हमने बताया था E1 के पहले स्टेप में क्या बताया था कि कोई भी हेलोजन बाहर निकाला जाता है, लेकिन बाद में हाइड्रोजन भी बाहर निकाल दिया जाता है। बताया था बाद में हाइड्रोजन भी क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखो इसमें E1 के स्टेप में देखो भैया, E1 के स्टेप में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ये जो हाइड्रोजन था ना, ये बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकाला जाएगा ना, फिर क्या होगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकाल दिया गया तो ये वाला जो एक इसका इलेक्ट्रॉन है ये भी तो फ्री हो जाएगा। अब जब दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो बना लेंगे डबल बॉन्ड, और जब डबल बॉन्ड बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे। कौन सा परिवर्तन, कि भैया संतृप्त कार्बन से हम किधर की ओर बढ़ रहे थे, असंतृप्त कार्बन की ओर। और हमने E1 में एक और पॉइंट बताया था कि जब हम संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर बढ़ते हैं तो हमें उसके अलावा कुछ छोटे छोटे पदार्थ भी मिलते हैं।
बताया था? हाँ ठीक है, बताया था। तो इसको भी याद रखेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को याद रखेंगे। तो देखो क्या हो रहा था इवन में हो रहा था, जब भी कोई हमारा जो भी प्यार का दुश्मन जो भी था वो क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। और अटैक करने के साथ ही क्या हो रहा था कि भैया हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर दे रहा था। देखो देखो करते, यहां पर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा कौन, जो भी हमारा ये वाला था प्यार का दुश्मन CH3OH। इसके पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन फ्री थे, ठीक है भैया, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन थे, रख दिए। अब अगर ये अटैक करता है तो क्या होता है भैया, क्या होता है इस स्थिति में, ये हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाता है। हाइड्रोजन क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बचेगा क्या, बचेगा CH3CH और CH2, यही बचेगा ना, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं, हाइड्रोजन क्या किया गया, बाहर निकाला गया। H+ क्या किया गया, बाहर निकाला गया। और अगर H+ बाहर निकाला गया, अगर H+ बाहर निकाला गया तो हम क्या देखते हैं, दोनों स्थितियों में इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। और जब इलेक्ट्रॉन दोनों के फ्री है तो ऐसे तो बैठेंगे नहीं भैया, ऐसे तो बैठेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। और जब दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो क्या करेंगे, आपस में एक और बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो, अब क्या देखेंगे, यहां पे क्या है, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। क्या दिखाई दे रहे हैं, संतृप्त कार्बन्स। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं असंतृप्त कार्बन दिखाई दे रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ पर केवल सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना। बात क्लियर है। लेकिन छोटे छोटे पदार्थ अभी बचे थे ना, छोटे छोटे पदार्थ भी तो निकले थे, ये भी बताया था। और छोटे छोटे पदार्थ क्या बचेंगे भैया, इसमें छोटे छोटे पदार्थ क्या बचेंगे, देखो क्या बचते हैं छोटे छोटे पदार्थ। देखो हम बताते हैं क्या बचते हैं, हम बताते हैं, प्लस में निकाल दो। छोटे छोटे पदार्थ क्या है, ये प्यार का दुश्मन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा, कहेगा भैया ये ऑक्सीजन, कहेगा इसका, कहेगा ये दुर्बल क्षार है ना, दुर्बल क्षार कहेगा ऑक्सीजन, इसका दुर्बल क्षार का ऑक्सीजन कहेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तुम क्या करो, हमारे साथ आकर जुड़ जाओ। तो क्या करेगा, CH3OH, ये क्या करेगा, CH3OH ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन एक जुड़ा था पहले से। अब इस हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन क्या करेगा, जोड़ लेगा, अपने में जोड़ लेगा। और जब जोड़ेगा ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना हाइड्रोजन के पास, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पदार्थ क्या बच रहा है, हमने पहले एक पॉइंट क्या बताया था कि संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर जाते हुए हमें छोटे छोटे पदार्थ बचते हुए दिखाई देते हैं। कैसे पदार्थ हैं, छोटे छोटे पदार्थ। लेकिन इस रिएक्शन में भी परिवर्तन होगा। अभी ये जो छोटे छोटे पदार्थ बचे हैं ना, इसमें भी परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा वो भी देख लो। जो हमने हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन, इसके द्वारा जो हाइड्रोजन निकाला गया था, इसने ग्रहण किया था, ये हाइड्रोजन अभी इसका एक साथी आएगा जो हमने पहले स्टेप में निकाला था, और उसी साथी के साथ वापस भाग जाएगा ना, जैसे आप लोग भाग जाते हो। अच्छा, इसको नोट करो, जगह नहीं बची, इसको नोट करो, फिर बताते हैं। नोट करो, देखो नोट कर लिया भैया, नोट कर लिया, ठीक है। अगर नोट कर लिया, अभी हमने क्या बताया था, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा था ना, इसका एक साथी बाहर निकाला गया था, इवन में निकाला गया था, हेलोजन बाहर निकाला गया था, बताया था ना पहले स्टेप में। अगर पहले स्टेप में हेलोजन बाहर निकाला गया था, अगर वो मिल जाता है इसको, तो क्या करता है, अपने वही साथी के साथ भाग जाता है। देखो यहां से हम इसको थोड़ा सा हटा दें जिससे आपको समझ आ जाए। चलो देखो, बस इतना ही करेंगे। क्या होता है, अब यही जो छोटे छोटे पदार्थ थे, अगर इसकी क्रिया गलती से भी किसके साथ हो जाती है, कोई हेलोजन के साथ, किसके साथ, Br के साथ, एक हेलोजन, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन किसी के साथ, यहाँ पे ब्रोमीन के साथ करती है। अब हेलोजन के साथ क्या हो जाती है, इसकी क्रिया हो जाती है ना इस छोटे से पदार्थ की, तो ये हाइड्रोजन जो होता है ना, वो कहता है भैया हमारा साथी हमें मिल रहा है, हमारा साथी हमें दिखाई दे रहा है। और जब इसका साथी इसे दिखाई देता है तो क्या करता है, ये हाइड्रोजन जाता है अपने साथी के साथ भाग, क्या करता है, अपने साथी के साथ निकल जाता है। और अपने साथी के साथ निकल कर क्या करता है, फिर से यही CH3OH बच जाता है। क्या बचता है, CH3OH अलग हो जाता है और हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना लेता है। क्या बना लेता है, HBr बना लेता है। बस इतनी सी बात E1 और SN1 में है। याद कर लो, समझ लो, एक एक स्टेप समझो पहले क्या हुआ है।
ठीक है ना, बात क्लियर है, इतना करो। और फिर बताते हैं आपको कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा इससे रिलेटेड, इन रिएक्शंस से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा वो देखते हैं। पहले नोट करो ना, नोट करो। देखो देखो अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेगा वो भी देख लेते हैं, बस फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। मतलब SN1 और E1 से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करता है एग्जाम में ये देखते हैं हम एक बार, सही ढंग से समझें तो हम आराम से आसानी के साथ कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, सब कुछ इजी है। देखो क्या देखते हैं हम, क्वेश्चन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन करता है कि भैया अगर कोई भी CH3, कोई भी एक, ये क्या है, कार्बनिक संरचना है, ये है ना, अगर यही कार्बनिक संरचना, यही कार्बनिक, अच्छा इसमें एक हेलोजन भी लेना है हमें, क्या लेना है, हेलोजन भी लेना है। और यही कार्बनिक संरचना क्या हो भैया, यही कार्बनिक संरचना है दो भागों में ऐसे बांट देगा, यही कार्बनिक जो संरचना है क्या करेगा, ऐसे ऐसे दो भागों में बांट देगा, ऐसे ऐसे दो भागों में बांट देगा। और एक भाग में क्या कहेगा, कहेगा एक भाग में कहेगा दुर्बल क्षार ले लो, और दूसरे भाग में कहेगा कि भैया इसे ताप दे दो। क्या कहेगा, एक भाग में कहेगा दुर्बल क्षार ले लो भैया दुर्बल क्षार CH3OH, क्या है ये, दुर्बल क्षार है, ठीक है, दुर्बल क्षार है। इधर भी ताप दे दो लेकिन दुर्बल क्षार ले लो, CH3OH ले लो, ठीक है। लेकिन इसे इधर क्या कर रहा है, ताप दे रहा है ना, अधिक तापमान, मतलब अधिक तापमान की आवश्यकता, ताप दिखाई दे रहा है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, ऐसे क्वेश्चन दे देगा एग्जाम में, और कहेगा कि भैया इसे पूरा करो, इसे क्या करो, पूरा करो। और दोनों में क्या अंतर है हमने बताया था, अधिक तापमान कम तापमान, ये याद रखना। अधिक तापमान किसे देना होता है, अधिक तापमान किसे देना होता है, जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकाला जाता है, था ना, ऐसा था ना, ऐसा ही था ना। और कम तापमान किसे दिया जा रहा था, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक आकर किसी भी कार्बन आयन से अपने आप से जुड़ रहा था ना, ऐसा। तो ये याद रखेंगे और क्वेश्चन का आंसर हम फटाक से कर देंगे, फटाक से कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले कार्बन आयन का निर्माण करेंगे। दोनों स्थितियों में क्या होगा, दोनों स्थितियों में होगा कि ये जो हमारा हेलोजन है ये टूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, हेलोजन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कार्बन आयन का निर्माण करेंगे। तो कार्बन आयन का निर्माण, हेलोजन टूटेगा, क्या बनेगा, CH3 CH और CH3, यही बनेगा ना, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें भी यही होगा, CH3 CH और CH3। यहाँ पे CH3 को हाइड्रोजन अलग कर दो, देखो हाइड्रोजन अलग से दिखा दिया, क्योंकि अधिक ताप दे रहे थे ना, हाइड्रोजन निकलेगा, अधिक ताप दे रहे थे ना, हाइड्रोजन निकलेगा, अधिक ताप दे रहे थे हाइड्रोजन निकलेगा ना, ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। ये हमने क्या किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ब्रोमीन निकला ना। अब इसमें दोनों में क्या है कॉमन भैया, कि दोनों ने क्या किया, कार्बन आयन का निर्माण किया ना, क्या किया, दोनों ने कार्बन आयन का निर्माण किया। और जैसे ही कार्बन आयन का निर्माण किया, जो हाइड्रोजन था ये अगर निकलेगा, E1 में क्या होगा कि ये संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर जाएगा, और SN1 में कोई भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ना, ठीक है। देखो देख लो, उधर आगे जगह कम है तो इधर नीचे की तरफ देख लेते हैं। इसमें कोई भी न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक क्या करेगा, अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दो, बचेगा क्या, CH3O-, ये न्यूक्लियोफिलिक ले लिया, ठीक है। अगर इस कार्बन आयन पर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो बनेगा क्या, CH3 और CHO, ये जुड़ जाएगा, CH3 और बचेगा आगे CH3, ये बनेगा ना, ये बनेगा। चांस है 50% की ये बन सकता है, और 50% चांस क्या है भैया, 50% चांस है कि ये भी तो बन सकता है ना, ये भी तो बन सकता है ना, क्योंकि आगे से भी आक्रमण कर सकता है और पीछे से भी। SN1 में क्या था कि भैया 50% चांस था, जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है वो आगे से आक्रमण करेगा, और 50% चांस है कि वो पीछे से आक्रमण करेगा, ये बनेगा ना। और SN1 में क्या होगा, SN1 में हमने क्या बताया था, SN1 में क्या बताया था, सॉरी E1 में हमने क्या बताया था, E1 में बताया था कि कोई भी पदार्थ क्या करेगा, कोई भी पदार्थ कहां से किधर जाता है, किधर से किधर जाता है, कोई भी पदार्थ किधर से किधर जाता है, हमने बताया था संतृप्तता से असंतृप्तता की ओर जाता है, बताया था ना। तो क्या होगा इसमें, ये संतृप्तता था ना, तो संतृप्त था ना कार्बन। अब इन संतृप्त कार्बन में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन क्या किया जा रहा है भैया, बाहर निकाला जा रहा है। और ये हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया जाएगा तो इस पर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो टूट जाएगा ना। तो बचेगा क्या, बचेगा CH3CH
और सिंगल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल दिया जाएगा ना तो CH2 ही बचेगा ना। अब दोनों पर क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक इस पर भी इलेक्ट्रॉन फ्री। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे ना। अब अगर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि भैया ये पदार्थ संतृप्त था पहले, अब असंतृप्त हो गया है, हो गया ना। तो E1 और SN1 हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, आया है ना। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करेगा, बस क्वेश्चन यहां तक करेगा, इतना सा क्वेश्चन करेगा आपसे, इतना कहेगा कि पूरा कीजिए। और करेगा क्या, यहां पे दे भी सकता है, यहां पे दे सकता है A और यहां पे दे सकता है B कि अब इसको भैया पूरा करो। तो आपको पता है कि जहां पे ताप दिखाई दे, जहां पे ज्यादा ताप दिखाई दे, मतलब ज्यादा ताप की आवश्यकता किसे थी, हाइड्रोजन को बाहर निकालने की। हाइड्रोजन किसमें बाहर निकल रहा था, तो E1 में। SN1 में क्या था, SN1 में कम ताप की आवश्यकता हो रही थी, लेकिन उसमें न्यूक्लियोफिलिक दिखाई दे रहा था केवल न्यूक्लियोफिलिक। तो आप समझ जाओगे कि वो भैया क्या है, SN1 है। E1 कैसे पहचानोगे, जिसमें ज्यादा ताप की आवश्यकता हो, ताप दिया होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो इसको नोट करो, फिर बताते हैं आपको। नोट कर लिया भैया, नोट कर लिया। तो आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। और इससे पहले आपको कुछ बता दें कि भैया आप क्या किया करो, पूरी क्लास देखा करो। बहुत सारे बच्चे पूरी क्लास नहीं देखते हैं, जिससे उनको भी समझ नहीं आएगा। पूरा का पूरा सही ढंग से समझने के लिए आपको पूरी क्लास अटेंड करनी आवश्यक है, ठीक है ना। और अगर आप पीछे की कोई भी एक क्लास छोड़ देते हो तो फिर आगे इतना अच्छे ढंग से समझ नहीं आएगा, है ना। तो पूरी उम्मीद है कि सबके सब समझ गए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। और अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अपनी अगले लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।